नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है, आज तक की सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बाल विकास, गणित और हिंदी शिक्षण के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो सी टेट, टेट, एम टेट, सुपर टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आज के प्रश्न जो है लगभग 55 से 56 प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। और बता दें कि आप लोगों का जो स्कोर रहेगा यहाँ पे 55 में से आप लोगों का स्कोर 50 से 48 प्रश्नों का रहेगा। याद रखिएगा, 48 से 50 प्रश्नों को आप लोगों को सही करना है। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या करिए, पहले जाके परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही क्या करिए, घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और क्या करिए, अपने ग्रुपों में एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे सकारात्मक सोच के साथ, बहुत ही बढ़िया सोच के साथ यहाँ पे शुरू करेंगे। पहले प्रश्न से देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है। देखिए, सीखने के बारे में सही है और कल के उत्तर आप लोगों को लास्ट में बताए जाएंगे आप लोगों के नाम के साथ। तो यहाँ पे देखिए करा है कि सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला करा है कि सीखना उस वातावरण से प्रभावित होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। और यहाँ पे दूसरा करा है, सीखने के लिए किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। और यहाँ पे तीसरा देखिए कह रहा है कि सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां ये संकेत करती है कि किसी तरह के सीखना नहीं हुआ। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि यहाँ पे पहले का राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए, पहले का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। राइट आंसर हमारा पहला होगा, क्योंकि सीखना उस वातावरण से प्रभावित होता है जहाँ पर आप रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जहां पर आप सीखने का यहाँ पे देखिए संवेगात्मक मतलब सीखने का कार्य करते हैं। और सकारात्मक यहाँ पे देखिए कह रहा है, सकारात्मक यानी सही सोच के साथ शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो, उनके अनुरूप हो प्रश्न, उनमें रुचि लेने वाले हैं और वो स्पष्ट रूप से प्रभावित करे बालकों को, वही देखिए सीखने का एकदम अच्छा उदाहरण होगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। आज के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और सभी प्रश्न एकदम कठिन है, तो सोच समझ के प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा ये कर रहा है कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और यहाँ पे करा है प्रत्याश्रमण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहला करा है कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। और दूसरा करा है कि पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। और तीसरा करा है कि यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिसमें सीखना सुदृढ़ होता है। और चौथा करा है कि यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए क्या होगा। देखिए कह क्या रहा है यहाँ पे, देखिए एक शिक्षार्थी है जो पहले सीखा यानी पहले ज्ञान को सीख चुका है, उस ज्ञान को क्या कर रहा है, पुनरावृत्ति यानी दोहरा रहा है, प्रत्यास्मरण यानी याद कर रहा है, शिक्षार्थियों की मदद करना यहाँ पे कर रहा है कि शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यानी पहले देखिए किसी कार्य को, किसी ज्ञान को सीखा है बालक और उसे पुनरावृत्ति यानी दोहरा रहा है और उसे याद करके उस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कर रहा है कि नई जानकारी को पूर्व जानकारी यानी पहले की जो जानकारी है, यहाँ पे देखिए नई जानकारी जो कर रहा है यानी जो इस समय आप ग्रहण कर रहे हैं उसमें क्या करना है, आपको पूर्व जानकारी यानी पहले की जानकारी को उसमें समाहित करके संयोज करके क्या करना है, उसे समृद्ध बनाना यानी सीखना है। तो राइट आंसर जाएगा देखिए यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा तरीका यही है हमारा कि नई जानकारी में पूरी जानकारी को जोड़ना है। यहाँ पे देखिए पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण यानी याद कर रहा है पुरानी जानकारी को, तो पहले सीख चुका है। तो ये राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। पूर्व पाठों को दोहराना, देखिए दोहराने की क्या होती है, एक कंठस्थ करने की बात कर रहा है, तो ये हमारा गलत है। और यहाँ पे तीसरा कर रहा है कि यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना शुरू। देखिए स्मृतियों को बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, उससे नहीं, क्योंकि उस देखिए उस ज्ञान का वो नए ज्ञान में प्रयोग कर रहा है यहाँ पे, जिससे सुदृढ़ होता है। सुदृढ़ यहाँ पे देखिए सीखने से होना चाहिए, तो ये हमारा गलत है। चौथा करा कि ये किसी भी कक्षा में अनुदेशन के लिए, देखिए अनुदेशन का मतलब ये शिक्षा से यहाँ पे शिक्षक से दे दिया है, जबकि पूछा यहाँ पे है हमारा शिक्षार्थी से। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। सभी लोग कमेंट करते चलिए, एकदम फास्ट कमेंट सभी लोग करिए कि देखते हैं कितने लोगों का आज का स्कोर जो बढ़ा गया है यहाँ पे 50 प्रश्नों से 48 प्रश्नों तक का। यहाँ पे देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। आज की क्लास भी लंबी चलने वाली है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए तीसरा प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, याद रखिएगा, यहाँ शिक्षक से संबंधित पूछा है, याद रखिएगा, छात्रों से संबंधित नहीं पूछा है, शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करता है, यानी शिक्षक को अधिगम से के द्वारा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। यहाँ पे देखिए पहला करा है कि विषय वस्तु में परिणतता, दूसरा करा है कि बैठने की उचित व्यवस्था, तीसरा करा है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, और चौथा करा है कि विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रवृत्ति। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि देखिए यहाँ पे देखिए बैठने
सीखने की उचित व्यवस्था, देखिए ये छात्र से संबंधित हो जाएगा, जबकि पूछा है हमारा क्या यहाँ पे शिक्षक से संबंधित, तो ये देखिए हमारा दूसरा गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है शिक्षण अधिगम संसाधनों का यहाँ पे उपलब्धता आप किसके लिए करेंगे, छात्र के लिए करेंगे, तो ये भी देखिए हमारा गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। और चौथा करा है विषय वस्तु या अधिगम अनुभव के प्रति, देखिए अधिगम अनुभवों की अनुभूति कराए कि विषय वस्तु या अधिगम अनुभव यानी जो आप सीखे हैं उसके अनुभव के यहाँ पे कराए प्रकृति, मतलब उसका उपयोग करने से कराए। लेकिन यहाँ पे बात क्या है, शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक विषय वस्तु में प्रवृत्ता, यानी आपको उस विषय में अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप क्या करेंगे, बालक के समस्त क्या होंगे, निराश हो जाएंगे। क्योंकि अगर बालक आपसे कोई प्रश्न पूछ देता है, आपको नहीं आता है, तो आप वहाँ पे क्या होते हैं, लज्जित हो जाते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, इससे यहाँ पे प्रभावित होता है, तो राइट आंसर पहला होगा। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज के प्रश्न का टारगेट जो है अपना पूरा करिएगा और लास्ट में कल के उत्तर भी आप लोग अपना देख लीजिएगा, नाम के साथ बताया जाएगा। चौथा यहाँ पे कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, यहाँ पे भूमिका निर्वाह आदि। ये सिखाने की किस आयाम को उजागर करता है। पहला यहाँ पे करा है कि सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम, और दूसरा करा है कि मनोरंजन द्वारा अधिगम, और तीसरा करा है कि भाषा यहाँ पे निर्देशन अधिगम, और चौथा करा है कि प्रतियोगिता आधारित अधिगम। तो चौथे का राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे बात क्या है, क्या सामूहिक गतिविधि, यानी सभी बालक आपस में क्या कर रहे हैं, समूह के द्वारा सीख रहे हैं और व्यस्त हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि समूह चर्चा के माध्यम से अपने प्रश्नों को रख रहे हैं और उसे खुद से ही सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए परियोजना, यानी कोई कार्य का यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। और यहाँ पे भूमिका निर्वाह की बात किया है, उसके अनुरूप होने का और सीखने के यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसके आयामों को उजागर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा करा है कि सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, मतलब ये क्या, देखिए समूह में क्या होता है, सामाजिक गतिविधि का यहाँ पे निर्माण होता है और उनके द्वारा की गई ज्ञान जो है आदान प्रदान के द्वारा बालक सीखते हैं। यहाँ पे देखिए मनोरंजन के रूप में नहीं हो सकता, चर्चा पर चर्चा चल रही है, यहाँ पे देखिए दिया है चर्चा समूह चल रहा है और यहाँ पे समूह गतिविधि चल रही है, तो यहाँ पे मनोरंजन ही नहीं हो सकता, तो ये देखिए गलत है। और यहाँ पे भाषा निर्देशन अधिगम, मतलब ये है कि भाषा को किस प्रकार से रखा जाए, निर्देशन करने की बात कर रहा है, किस प्रकार से सही ढंग से रखा जाए, यहाँ पे इस बात की बात कर रहा है, तो ये हमारा गलत है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए समूह चर्चा भी कर रहे हैं और सामूहिक गतिविधि भी कर रहे हैं, तो ज्ञान का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा गलत है। प्रतियोगिता, देखिए यहाँ पे समूह में चर्चा कर रहे हैं तो प्रतियोगिता तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो प्रतियोगिता नहीं, प्रतियोगिता उसे कहते हैं जहाँ पे दो पक्ष आपस में क्या करते हैं, वाद विवाद करते हैं। यहाँ पे देखिए समूह चर्चा की बात किया है, तो देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। इस देखिए चार तक सभी प्रश्न हमारे यहाँ पे पहले तक गए थे, सही था हमारा यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पहला सही है। तो अब बताइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अपने अगले प्रश्न में बढ़ते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और बता दें कि जो भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो क्या करिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि आपका एक लाइक हमें फीडबैक देता है। और जो भाई बहन हमारे नए हैं इस चैनल पे तो जल्दी से जाके क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बार बार कहते हैं, इस बार भी कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पांचवा हमारा ये करा है कि जल शुद्धि प्रकरण को स्पष्ट करने का सबसे उचित तरीका क्या है, मतलब जल को शुद्ध करने का सबसे उचित तरीका क्या है। यहाँ पे पहला ये करा है कि चार्ट की सहायता से प्रक्रिया को प्रदर्शित करना, मतलब ये है कि चार्ट पे आप क्या है, यहाँ पे देखिए एक चार्ट है, उसके द्वारा आप बताएंगे कि जल शुद्धि का प्रकरण इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे दूसरा करा कि विद्यार्थियों को शुद्धिकरण प्लांट पर का मॉडल यहाँ देखिए क्या आता है कि कैसे उन्हें सिखाया जाए, वो क्या करा है कि मॉडल तैयार करने से बताता है कि आप यहाँ पे परियोगिता, मतलब क्या है, क्लास में ही क्या करेंगे, उन्हें मॉडल दिखाएंगे, शिक्षार्थियों को शुद्धिकरण का प्लांट मॉडल बनाने की बात कराए कि मॉडल बनाइए और उसके द्वारा होता है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि विद्यार्थियों को उस प्लांट पर ले जाएं जहाँ जल शुद्धि का कार्य होता है, मतलब यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष ज्ञान की बात कर रहा है। यहाँ पे तीसरे में प्रत्यक्ष ज्ञान की बात कर रहा है और यहाँ पे दूसरे में क्या कर रहा है कि मॉडल बनाने की बात कर रहा है, मॉडल बनाने यानी बनाकर दिखाने की बात कर रहा है। और यहाँ पे खुद से बालकों को दिखाने की बात कर रहा है कि वहाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाए और पाठ्य पुस्तक से पढ़ना है। देखिए पाठ्य पुस्तक से गलत होगा हमारा, यहाँ पे चार्ट भी गलत होगा। अब देखिए फंसेगा हमारा यहाँ पे तीसरा और दूसरा, तो राइट आंसर आप कौन पे जा रहे हैं, दूसरे पे या फिर तीसरे पे, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बालक को क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष यहाँ पे ज्ञान मिल रहा है। और इसमें मॉडल बनाएंगे, यहाँ पे देख लेंगे कि कैसे हो रहा है, और यहाँ पे मॉडल बनाने से यानी चार्ट पे मॉडल बनाएंगे, उसके द्वारा वो सीख नहीं सकते। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए छठा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे छोड़िएगा मत, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों को 2 बार आ चुका है। यहाँ पे देखिए एक शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाती है। देखिए ये आपको प्रश्न पर्यावरण में भी
और बाल विकास दोनों में मिलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं, तो इसे गलत मत करिएगा। यहाँ पे देखिए पहला करा है कि यहाँ पे करा है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाती है, तो पहला करा है कि उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यालय में रोजाना शिक्षण से अवकाश उपलब्ध कराने के लिए, मतलब ये है कि विद्यालय में अवकाश रोजाना 1 पीरियड या फिर रोज रोज की अवकाश के लिए वहाँ पे क्या करना है, शैक्षिक भ्रमण कराना है। और यहाँ पे दूसरा करा है प्रत्यक्ष अवलोकन के लिए बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने की बात करा है। और तीसरा करा है कि विद्यालय के कैलेंडर से सुनिश्चित क्रियाकलाप, मतलब ये है कि इस हफ्ते में हम यहाँ पे जाएंगे और अगले हफ्ते में इस तारीख को यहाँ पे जाएंगे, मतलब कैलेंडर के द्वारा सुनिश्चित करता है कि हमें ये कार्य करना है। और यहाँ पे चौथा करा है कि बच्चों को मनोरंजन की उपलब्ध, देखिए शैक्षिक भ्रमण का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्या करें, मनोरंजन करें। शैक्षिक भ्रमण का मतलब ये होता है कि आप प्रत्यक्ष ज्ञान दें, मतलब दिखा के उसके बारे में जानकारी दें और उन्हें नोट बुक में क्या करें, नोट करते चलें। तो यहाँ पे देखिए आपका फंसेगा प्रश्न जो यहाँ पे पहले और दूसरे में फंसेगा, तो छठे का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए अवकाश की बात किया है, रोजाना मतलब भ्रमण पे ले जाएंगे तो अवकाश का उन्हें माहौल यानी एक अच्छा उपलब्ध मिल जाएगा कि आप क्या करें, रोज रोज उपलब्ध यहाँ पे अवकाश मिलेगा तो शिक्षक को एक फ्री हो गए और पढ़ाने से बचेंगे। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अवसर उपलब्ध कराएं बच्चों को, मतलब खुद से देखें। यहाँ पे अवलोकन, प्रत्यक्ष अवलोकन की बात कर रहा है, मतलब देखें और उसके बारे में सोचें। तो यहाँ पे पहला सही होगा या फिर दूसरा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 7वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा, देखिए अभिप्रेरणा के यहाँ पे अभिप्रेरणा के कितने स्रोत होते हैं, तो यहाँ पे कितने स्रोत या घटक होते हैं, स्रोत या घटक मतलब कितने चरण होते हैं। तो पहला करा है 3, दूसरा करा है 4, दूसरा करा है कि 2 और चौथा करा है कि 5। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 7वें का राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात किया है हमारा कि अभिप्रेरणा में होता है सीखना किसी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि कितने स्रोत होते हैं, पहला करा है कि 3, दूसरा 4 और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है कि 2 और चौथा करा है कि 5। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। 4 अभिप्रेरणा के 4 स्रोत होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे देख लेते हैं। यहाँ पे 8वां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या करा है, देखिए करा है कि प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। यहाँ पे पहला करा है कि थॉर्नडाइक, दूसरा अल्पोर्ट, तीसरा करा है कि मैकडूगल, चौथा करा है कि स्किनर। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे राइट आंसर पूछा है कि राइट आंसर क्या होगा अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति। देखिए मूल प्रवृत्ति पूछा है यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या होगा, पहला यहाँ पे कह रहे हैं कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, दूसरा अल्पोर्ट के द्वारा दिया गया है, तीसरा मैकडूगल के द्वारा, चौथा करा है स्किनर के द्वारा। तो 8वें का राइट आंसर क्या होगा, देखिए 8वें का देखिए अभिप्रेरणा का जो मूल संवेगात्मक जो होता है, संवेग जो होते हैं अभिप्रेरणा के मूल, यहाँ पे कह रहा है प्रवृत्ति पूछा है। तो इसके जो प्रवर्तक थे यहाँ पे मैकडूगल थे, इन्होंने ही यहाँ पे बताया था कि अभिप्रेरणा के मूल जो प्रवृत्तियाँ होती हैं ये कितने होते हैं और किस प्रकार से बालक सीखता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जाएगा मैकडूगल के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, 9वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण करा है। अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत के प्रवर्तक थे अब्राहम मास्लो, स्किनर, फ्रायड, फ्राबेल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 9वें का फटाफट आंसर बताइए कि अब्राहम होंगे, दूसरा स्किनर, तीसरा फ्रायड, चौथा करा है कि फ्राबेल। तो इसके राइट आंसर मांग सिद्धांत के यहाँ पे प्रवर्तक अभिप्रेरणा के। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का क्या होगा, देखिए अब्राहम मास्लो ने अभिप्रेरणा के मांग सिद्धांत की प्रयोजन रखा था, जिसमें क्या होता है बालक किस प्रकार से सीख रहा है और उसकी किस प्रकार से सीखने में रुचि है, इन सभी पे यहाँ पे अब्राहम मास्लो ने अपने सिद्धांत दिए थे अभिप्रेरणा पे। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले पे जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, ये देखिए प्रश्न हमने 2 बार लिया गया था। अगले क्लास में कुछ दिन पहले जो क्लास चलाई गई थी कुछ हफ्ते पहले, उसमें देखिए क्या था, ये प्रश्न रखा गया था यहाँ पे वात्सल्य संवेग से किस मूल प्रवृत्ति का विकास होता है। यहाँ पे करा है कि शरणार्थी, दूसरा करा है संतान और तीसरा करा है पलायन, चौथा करा है कि भोजन की तलाश। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि वात्सल्य संवेग में किस मूल प्रवृत्ति का विकास होता है। यहाँ पे देखिए शरणागति, यहाँ पे शरणागति का मतलब ये होता है पलायन से होगा। और यहाँ पे देखिए संतान का मतलब ये वात्सल्य से होगा। और यहाँ पे पलायन का मतलब देखिए यही शरणा से भी हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। भोजन की तलाश भी इसी से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बात क्या है हमारा कि वात्सल्य में होता है या संतान की कामना करना। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न पे देख लेते हैं। 11वां प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए 11 का ये करा कि क्रियात्मक अनुसंधान को प्रथम बार सर्वाधिक महत्व किस देश में मिला था। पहला यहाँ पे करा कि भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा फ्रांस, तीसरा करा कि इटली। तो राइट आंसर यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान, यानी क्रियात्मक का मतलब ये है कर के सीखने। यहाँ पे देखिए कर के सीखने पे सबसे पहले यहाँ पे प्रथम सर्वाधिक महत्व किस देश में मिला था। सबसे पहले अगर जहाँ पे महत्व मिला था तो वहीं पे सबसे पहले प्रयोग भी हुआ होगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। देखिए 11 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा अमेरिका के साथ जाएगा। अमेरिका
अमेरिका में यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान को पहली बार सर्वाधिक महत्व मिला था, तो वो देश था अमेरिका। आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 12वें प्रश्न पे। देखिए प्रश्न को सबसे जल्दी प्रश्न को कर लेंगे, क्योंकि 50 से यहाँ पे 55 प्रश्न रखे गए हैं, क्योंकि प्रश्नों को हम लोग जल्दी प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग क्या करिए, फटाफट क्या करिए, यहाँ पे कमेंट अपने देते जाइए। सभी लोग उत्तर अपने फटाफट कमेंट बॉक्स में देते जाइए कि कितने लोगों को कितना सही हो रहा है, और काउंट भी करते चलिएगा। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे देखिए 12 का कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य क्या था। सम्मान प्राप्ति, उपाधि प्राप्ति, यहाँ पे कह रहा है कि विद्यालय समस्या को हल करना, और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। क्रियात्मक, देखिए क्रियात्मक मतलब होता है करके सीखना। करके सीखना किसी भी अनुसंधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसमें बालक क्या होता है, उस कार्य को कर लेता है तो उसके द्वारा उसे प्रोत्साहन मिलता है। तो प्रोत्साहन को किस रूप में आप देख सकते हैं, सम्मान के रूप में देख सकते हैं, उपाधि के रूप में देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे विद्यालय समस्या को हल करने में, या फिर यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए विद्यालयी समस्या को हल करना नहीं होगा, यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान की बात किया है। अनुसंधान में होता है खोज करना। तो यहाँ पे देखिए बात किया है हमारा उपाधि होगा, क्योंकि आप जो भी कार्य करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो प्रस्तुत करने के बाद आपको उस नाम से जाना जाएगा और उसकी उपाधि दी जाती है। जैसे आपको सर के रूप में वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, आपको एक नाम दे दिया जाता है, तो उपाधि प्राप्त करने की तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। तीसरा हमारा नहीं होगा और पहला भी नहीं होगा, याद रखिएगा। 13 प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 13 का देख लेते हैं क्या कर रहा है। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का सर्वप्रथम प्रयोग किस क्षेत्र में हुआ था। यहाँ पे देखिए पहला कर रहा है हमारा यहाँ पे कि वैज्ञानिक क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, यहाँ पे करा कि सिनेमा जगत में। तो राइट आंसर 13 का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 13 का क्या होगा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे ना तो पहला होगा, याद रखिएगा, न तो पहला होगा हमारा, न तो पहला होगा, न तो तीसरा होगा, न तो चौथा होगा। ये जो जाएगा सैन्य, यहाँ पे सैन्य क्षेत्र में। इसमें क्या था कि बालकों को, सॉरी यहाँ पे बालकों, व्यक्तियों को जो सैनिक क्षेत्र में थे उनको इस प्रकार के ज्ञान देना कि जो अपना कोडिंग डिकोडिंग कर सकें, और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो संदेश हैं उसे भेजने के लिए एक कोडिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसमें कि युद्ध के समय वो एक गुप्त रूप से क्या कर सकें, अपने यहाँ के जो हाल चाल हैं या जो उनकी उस समय की स्थिति है उसे एक पत्र के माध्यम से, कोडिंग के माध्यम से भेजा जा सके, जिससे कि दुश्मन के हाथ लगने से भी उसे पढ़ा ना जा सके। तो वही होता है सैन्य क्षेत्र में इसका क्रियात्मक अनुसंधान, मतलब करके सीखने पे, यानी उनको खुद से यहाँ पे शिक्षा दी जाए। और यहाँ पे देखिए शिक्षण का पहला चरण क्या होता है। शिक्षण का पहला चरण क्या होता है, यानी सीखने का पहला चरण क्या होता है, विद्यार्थियों के बैकग्राउंड को जानना। दूसरा करा है कि पहले से योजना बनाना। तीसरा करा है कि पाठ्य सामग्री को यहाँ पे सुसंगठित करना। और चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि यहाँ पे 14वां का राइट आंसर क्या होगा। शिक्षण का पहला चरण क्या होता है, पहला यानी शुरुआती चरण क्या होता है, यानी बालक विद्यालय में प्रवेश कर रहा है, एक बालक विद्यालय में प्रवेश कर रहा है, तो आपका कार्य क्या होगा कि उसके किस प्रकार से पढ़ाया जाए। देखिए बैकग्राउंड जानने से कुछ नहीं होता है, उसकी स्थिति कोई भी हो, उसके बौद्धिक क्षमता के आधार पर उसे ज्ञान देना होता है, न कि उसके बैकग्राउंड पे या फिर उसकी स्थिति पे। तो पहला गलत है। और यहाँ पे देखिए तीसरा भी हमारा गलत है, क्योंकि कह रहा है पाठ्य सामग्री को यहाँ पे सुसंगठित एक अच्छे क्रम में रखना नहीं। यहाँ पे देखिए बालक को किस प्रकार से पढ़ाया जाए कि उस रुचि लें। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, पहले से योजना बनाना कि बालकों को हमें इस तरीके से पढ़ाना है ताकि उनकी कोई भी शिक्षा, मूल रूप से जो शिक्षा उनकी है प्राथमिक स्तर की, वो छूटने न पाए। इस प्रकार से शिक्षा दिया जाए ताकि वो अच्छे से उस ज्ञान को ग्रहण कर सके। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि आज के प्रश्न थोड़े कठिन भी हैं। तो याद रखिएगा, आपको लगेगा कि दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन होता कुछ और है। तो यहाँ पे देखिए हर एक प्रश्न अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज के प्रश्न एक बार अच्छे लग रहे हैं तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और यहाँ पे थम्स का एक सिंबल जरूर मार दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 15वां हमारा कह रहा है कि खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से खेल खेले जाते हैं। खेल विधि यानी खेल विधि, फ्राबेल के खेल विधि के द्वारा कौन से खेल खेले जाते हैं। पहला यहाँ पे कह रहा है कि मानसिक व स्पर्धात्मक खेल, दूसरा करा है रचनात्मक खेल, तीसरा करा कि गति वाले खेल, और चौथा करा कि सभी। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि खेल विधि के अंतर्गत कौन से खेल खेले जाते हैं फ्राबेल के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे नाम नहीं दिया, तो फ्राबेल का भी नहीं कर सकते हैं और मारिया मॉन्टेसरी का भी नहीं कर सकते हैं, किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, बस खेल विधि की बात किया है। तो खेल विधि में किस प्रकार से खेल खेले जाते हैं, मानसिक और स्पर्धात्मक, दूसरा रचनात्मक, तीसरा गति वाले खेल, और चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर जाएगा सभी के साथ जाएगा, क्योंकि जब आप खेल खेलते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति उस समय प्रेजेंट आप माइंड काम करती है। यहाँ पे स्पर्धात्मक खेल मतलब एक द्वंद्वी के रूप में खेलते हैं कि आपको जीतना है, सामने वाले को हारना है। रचनात्मक खेल आप नए नए खेलों का निर्माण करके खेलते हैं। गति वाले इसमें क्या होती है, आपकी शारीरिक और मानसिक जो स्थिति होती है बहुत ही सुचारू रूप से काम करती है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे।
देख लेते हैं 16% हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए 16% के ये अध्यापक बनना चाहते हैं। ये देखिए 2 बार प्रश्न आ चुका है और इस बार आएगा तो तीसरी बार हो जाएगा आप लोगों के सिलेबस में। देखिए यहाँ पे सीरीज़ जो चल रही है, इस सीरीज़ में ये तीसरी बार प्रश्न रखा गया है। तो यहाँ पे अध्यापक बनना चाहते हैं। देखिए अध्यापक बनना चाहते हैं किसके लिए? मंत्री बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए, और चौथा करा है कि छात्रों को नकल करने के लिए। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से बताइए कि 16 का राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा तीसरे के साथ जाएगा यहाँ पे समाज को आदर्श एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करना। देखिए अध्यापक का कार्य होना चाहिए मंत्री बनाने के लिए नहीं, राजनेता नहीं, कि आप क्या करें एक वातावरण को एकदम गंदा कर दें जिससे क्या होता है आपस में ही झगड़ा करने लगे। मंत्री नहीं होता है, ये गलत होगा। शिक्षक का कर्तव्य होता है कि समाज को किस स्थान पे स्थान पे नहीं, किस स्तर से पे ले जाया जाए जिससे उनका विकास हो सके। और पैसा कमाने के लिए तो आप शिक्षक बनेंगे या नहीं बनेंगे, कोई किसी भी जरिए से पैसा कमा सकते हैं, तो ये भी गलत है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, नकल कराने से नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने गणित के प्रश्न पे। याद रखिएगा अब गणित के प्रश्न आप लोगों के चलने वाले हैं। टारगेट आप लोगों का अब रहेगा गणित। गणित में आप लोगों का स्कोर 18 में से 16 प्लस होना चाहिए। देखते हैं कितने लोगों का 16 होता है, और ऊपर 16 में बाल विकास के 16 में आप लोगों को कितने उत्तर सही हुए हैं, जिसमें आपको 14 करना था और यहाँ पे आप लोगों को 16 करना है 18 में से। चलिए अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा गणित का और लिखते चलिएगा कितना सही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे, देख लेते हैं पहला प्रश्न गणित का क्या कर रहा है। देखिए पहला प्रश्न गणित का ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से क्या गणित की प्रकृति है? गणित की प्रकृति क्या है? पहला अलंकारिक, दूसरा तार्किक, तीसरा यहाँ पे कर रहा है कठिन, और चौथा कर रहा है कि यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले का राइट आंसर क्या होगा? देखिए अब गणित के यहाँ पे 18 प्रश्न चलेंगे, जिसमें से आप लोगों का टारगेट जो रहेगा यहाँ पे 16 प्रश्नों का रहेगा। याद रखिएगा 16 प्रश्नों का रहेगा। अब देखते हैं अपना काउंट करते चलिएगा बाल विकास में आप लोगों को कितने सही हुए हैं और अब गणित में कितने सही होने वाले हैं। देखिए कह रहा है कि गणित की प्रकृति है अलंकारिक, मतलब क्या है, आप नए नए क्या करेंगे अलंकार रूपी, अलंकारिक मतलब ये सजाने का काम करेंगे, और दूसरा तार्किक मतलब आपके बौद्धिक क्षमता पर, कठिन है मतलब जो गणित की प्रकृति वो कठिन है या फिर सरल है। यहाँ पे सामान्य लोगों के लिए नहीं है। देखिए सामान्य लोगों की नहीं, यहाँ पे किसी भी कोई भी पढ़ सकता है, बस आपकी क्या करना है उसमें रुचि होनी चाहिए। अलंकारिक भी नहीं होगा, आप क्या करेंगे उसकी रचना, यानी क्या होला अलंकार में से होता है सजाना, तो यहाँ पे देखिए आप सजावटी कार्य नहीं करेंगे, गलत है। कठिन नहीं हो सकता है, प्रश्न जो होता है कठिन सरल दोनों होता है, तो आपके स्तर के अनुसार प्रश्न रखा जाता है, तो कठिन हो या सरल हो आपको सॉल्व करना ही होगा। जो गणित होती है ये तार्किक होती है, याद रखिएगा तार्किक होती है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए दूसरा प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से किसने यहाँ पे कितने नहीं, किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? हाविंग ने, स्किनर ने, लॉक ने, यहाँ पे करा कि बेंजामिन पेरिक ने। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। देखिए पहला करा है हमारा कि हंगवेन ने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकालते हैं। मतलब क्या है कि गणित के द्वारा आप एक अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे तार्किक से संबंधित यहाँ पे है। तो हांगवेन ने कहा है, स्किनर ने कहा है, लॉक ने कहा है, या फिर यहाँ पे बेंजामिन ने कहा है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे का चौथे के साथ जाएगा। याद रखिएगा चौथा हमारा राइट होगा। बेंजामिन पेरिक ने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकलते हैं, मतलब आप तर्क का प्रयोग करेंगे, तो इसके माध्यम से तर्क का प्रयोग करेंगे तो आपकी बौद्धिक शक्ति जो है यहाँ पे बौद्धिक यहाँ पे क्षमता जो है विकसित होगा। विकसित होने के कारण आप क्या करेंगे सभी प्रश्नों को सॉल्व करने में प्रवीणता हासिल कर लेंगे। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है, यह कथन किसने कहा है? वेकन ने कहा है, ड्यूट ने कहा है, स्किनर ने कहा है, या फिर कामेट ने कहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा तीसरे का। देखिए तीसरे का राइट आंसर जाएगा स्किनर के साथ जाएगा। स्किनर ने कहा है कि गणित जो है विज्ञानों का सिंह द्वार, क्योंकि गणित का प्रयोग, गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्या करते हैं आप विज्ञान में भी प्रयोग करते हैं, विज्ञानशाला में भी प्रयोग करते हैं, जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं सभी प्रश्नों को सूत्रों का निर्माण करके उस स्थिति उस सूत्र तक पहुँचते हैं, उस घटना तक पहुँचते हैं जिसमें आप क्या करते हैं नए नए निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, स्किनर ने कहा है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए चौथा प्रश्न ये करा है कि गणित के नियम और निष्कर्ष हैं। गणित के नियम और निष्कर्ष क्या है? वस्तुनिष्ठ है, सार्वभौमिक है,
यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु और सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों हैं। और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चौथे का राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? देखिए उपर्युक्त में से कोई भी नहीं हो सकता। नियम और निष्कर्ष की बात क्या है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो सकता। वस्तुनिष्ठ के द्वारा आप देखिए गणित के नियम और निष्कर्ष हैं। देखिए नियम का मतलब होता है सूत्र, और यहाँ पे बात क्या क्या है, वस्तुनिष्ठ का है। सार्वभौमिक यानी सभी का विकास करने की बात क्या है, वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक दोनों हो सकता है। जब हमारा पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तो तीसरा भी नहीं होगा यहाँ पे हमारा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। देखिए सूत्र से यहाँ पे संबंधित बात किया है। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को रखे गए हैं ताकि आप लोग देखते हैं आपका मस्तिष्क इस समय क्या काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए गणित के नियम से बात किया है। नियम जो होता है सूत्रों के निष्कर्ष से चलता है। यहाँ पे बात क्या है, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आप इस समय कर रहे हैं, तो इसमें आप तार्किक का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे देखिए सार्वभौमिक, सभी प्रकार के विकास आपके नहीं हो सकते हैं ऐसे प्रश्नों में। आप जहाँ पे वस्तु, यहाँ पे देखिए क्या होता है, जहाँ पे लघु उत्तरी, जहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं वहाँ पे आपका सार्वभौमिक विकास होता है। तो यहाँ पे देखिए ये गलत है, तो हमारा जाएगा चौथे के साथ ऑप्शन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पाँचवें प्रश्न पे देख लेते हैं। पाँचवा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए पाँचवा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि विद्यार्थी गणित की संकल्पना और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है या अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति करता है। मतलब ये है कि विद्यार्थी जो गणित की संकल्पना और सिद्धांतों को समझता है या अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है, कौशल की, पूर्व ज्ञान की, अनुप्रयोग की, अवबोध की। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए कौशल का मतलब ये होता है कि आप निर्माण करते हैं, यानी नए नए स्कीम सीखते हैं और कुछ सीख लेते हैं। और यहाँ पे पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान के द्वारा आप क्या करते हैं, यहाँ पे पूर्व ज्ञान के द्वारा आप प्रश्नों का निर्माण करना चाहते हैं। यहाँ पे अनुप्रयोग यानी दोबारा उसका प्रयोग करना। प्रयोग मिस होता है एक कार्य करना, और अनुप्रयोग मिस होता है किसी कार्य को दोबारा करना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा अवबोध, अवबोध का मतलब ये है कि तार्किक, आप तर्क के आधार पे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं। बौद्धिक से होगा यहाँ पे, देखिए तर्क बौद्धिक और यहाँ पे आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे अवबोध के साथ जाएगा। अवबोध में आपका क्या होता है, अचेतन मन होता है, जिसमें क्या करना है आपको वहाँ पे तर्क के द्वारा, यहाँ पे बौद्धिक क्षमता के द्वारा उसको सॉल्व करते हैं। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। गणित को कहा जाता है, गणित को क्या कहा जाता है, विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों का शक्ति, और यहाँ पे मन की भाषा, और यहाँ पे मस्तिष्क का व्यायाम। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि छठे का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है हमारा कि विद्यार्थियों का दुश्मन नहीं कह सकते हैं। इससे क्या होता है, जो गणित होता है, गणित बालकों में क्या करता है, तर्क करने की प्रवृत्ति को विकसित करता है और यहाँ पे बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये हमारा गलत है। और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि शक्तिशालियों की शक्ति है, मतलब जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है यहाँ पे क्या है, उनके हस्तपुष्ट हैं, उसमें क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि गणित उनके लिए एक शक्तिशाली है। ये भी गलत है। मन का भाषा है, देखिए मन का भाषा पहेली के द्वारा होता है, न कि गणित के द्वारा होता है। मन में आप सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें आपको कापी पेन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा गलत। मस्तिष्क का व्यायाम मतलब ये है कि मस्तिष्क को क्या करते हैं आप, सुचारू रूप से चालू में रखते हैं। जब भी गणित का आप प्रयोग करते हैं, गणित लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो उस समय आपको अपने यहाँ पे मानसिक स्थितियों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। देखिए तीसरा नहीं होगा, मस्तिष्क। यहाँ पे मन की भाषा, मन की भाषा की बात क्या है, मन की यहाँ पे मन की भाषा की बात क्या है, जो हमारा गलत है। ताकि यहाँ पे मस्तिष्क का व्यायाम होता है, जिसके द्वारा बालक अपने मस्तिष्क द्वारा प्रश्नों को सॉल्व करता है। यहाँ पे देखिए सातवें प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है रोजाना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। कह रहा है कि यहाँ पे रोजाना नहीं है, योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसमें मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। गणित शिक्षण की योजना विधि की परिभाषा किसने दी है। यहाँ पे कहा है किलपेट्रिक ने, थॉर्नडाइक ने, क्रो ने, यहाँ पे स्किनर ने। सभी लोग कमेंट करिए, सभी लोग फास्ट कमेंट करिए और जाइए मत, लास्ट तक बने रहिए और आपके उत्तर भी लास्ट में बताए जाएंगे नाम के साथ। यहाँ पे देखिए सातवें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे थॉर्नडाइक ने कहा है कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। मतलब योजना जो बनाते हैं, बालक विद्यालय में जब प्रवेश करता है, विद्यालय में प्रवेश करता है, तो आप पहले से योजना बना लेते हैं, जो क्या होता है जिसमें मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जा सकता है। मतलब ये है कि आप गणित को किस प्रकार से पढ़ाना है, पहले आप उसका निर्माण कर लें, योजना बना लें, तब आप बालकों को समझ प्रस्तुत सकें, ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। रुचि ने, ये किसने कहा था, तो राइट यहाँ पे थॉर्नडाइक ने कहा था। आगे बढ़ते हैं अपने आठवें प्रश्न पे, देख लेते हैं। आठवें प्रश्न पहले पहुंचने से पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं तो परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए यहाँ पे क्या करें, यूट्यूब चैनल में जाके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से निवेदन है, मैं श्रवण चौधरी आप लोगों से कहता हूँ कि जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिनको व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, याद रखिएगा। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है, आप लिख सकते हैं और अपनी कठिनाई को वहाँ पे साझा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देख लेते हैं। यहाँ पे आठवें का प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए
देखिए 8वें का प्रश्न ये करा है कि वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है सांस्कृतिक उद्देश्य, शैक्षणिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर 8वें का क्या होगा? देखिए यहाँ पे सांस्कृतिक तो नहीं होगा, यहाँ पे गणित की बात किया है तो सांस्कृतिक नहीं होगा, तो हमारा गलत हो गया पहला। तो यहाँ पे देखिए चौथा भी हमारा गलत हो गया। अब बचा हमारा यहाँ पे, जब पहला और चौथा गलत हो गया, बचा हमारा यहाँ पे दूसरा और तीसरा। तो इस यहाँ पे सामाजिक उद्देश्य तो हो नहीं सकता, शैक्षणिक उद्देश्य, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने की कार्य हो रहा है तो शैक्षणिक उद्देश्य हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, सामाजिक नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए सामाजिक से अच्छा यहाँ पे देखिए महत्व रखता है शैक्षणिक, यानी आपके ज्ञान पे यहाँ पे बात कर रहा है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा। यहाँ पे देखिए कराया ये कि 9वां की यह वास्तविकता है कि गणित को बहुत से छात्र कठिन समझते हैं, अतः स्कूल और शिक्षक द्वारा, यहाँ पे स्कूल और शिक्षक द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए जिससे छात्रों के कठिन यहाँ पे गणित समझने के स्तर को यहाँ पे बढ़ाया जा सके, उपयुक्त दृष्टिकोण है। यहाँ पे पहला करा है कि यहाँ पे करा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, दूसरा करा है मुदालियर आयोग का, तीसरा करा है शिक्षा नीति 1986 के, और यहाँ पे चौथा करा है कि राधा कृष्णन का। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए कि 9वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, शिक्षा नीति 1986 के तहत। इसमें क्या है कि आप नए नए योजना का निर्माण करें जिससे क्या है बालक आपको गणित में रुचि ले और पढ़ने में योग्य हो, जिससे कि उसकी तर्क करने की शक्ति, मानसिक योग्यता और उसमें सोचने समझने की जो क्रिया है वो विकसित हो सके। तो यहाँ पे 1986 के तहत उपयुक्त दृष्टिकोण रखता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा। ये देखिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे छोड़िएगा मत। यहाँ पे कह रहा है कि गणित की प्रकृति एवं संरचना में निम्न विशेषता पाई जाती है। गणित की प्रकृति और यहाँ पे संरचना में निम्न, संरचना में होता है निर्माण करना, गणित की प्रकृति में होता है उसका उद्देश्य। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्न विशेषता पाई जाती है। कौन सी विशेषता पाई जाती है? पहला करा है कि गणित विषय में क्रमबद्धता, दूसरा गणित की भाषा सांकेतिक, और यहाँ पे तीसरा करा है कि गणित एक रसहीन विषय है, और चौथा करा है कि गणित एक मूर्त विषय है। तो राइट देखिए, मूर्त का मतलब ये है कि आपके सामने प्रस्तुत है उसके द्वारा आप पढ़ रहे हैं। अमूर्त देता तो आपके समझ वो वस्तु उपस्थित नहीं है फिर भी आप उस पर सोच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 10वें का राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या कहेगा? 10वें का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कि 10वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे अमूर्त होना चाहिए था, यहाँ पे मूर्त दिया है तो ये गलत है। यहाँ पे करा है विषय क्रमबद्धता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए गणित की प्रकृति पूछा है और संरचना यानी निर्माण की बात किया है। तो यहाँ पे देखिए असंकेतिक नहीं होता, जो गणित होती है उसका संकेत होता है, एक भाषा होती है। गणित जो होती है स्वयं में एक भाषा है। तो यहाँ पे असंकेतिक कहाँ से हो गई? ये गलत है। बचा हमारा तीसरा, तो तीसरा हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि ये इसमें रसहीन होता है। रसहीन विषय मतलब ये है कि आप जल्दी इसमें रुचि नहीं लेना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आपको तर्क करना पड़ता है। यहाँ पे अपने बौद्धिक क्षमता का विकसित करने के लिए, यहाँ पे प्रयोग करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे देखिए गणित एक रसहीन विषय तो इसके रूप में होता है। तो राइट आंसर ये ही होगा हमारा तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, देख लेते हैं अगला 11वां हमारा क्या करा। देखिए 11 का ये करा कि गणित शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी गणित शिक्षण में शिक्षक को किस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए? पहला यहाँ पे करा है कि व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, दूसरा मानसिक शक्तियों का विकास हो, तीसरा जातीय प्रतिष्ठा का उपाय हो, चौथा करा है कि आनंद की प्राप्ति ना हो। यहाँ पे नहीं की बात किया, याद रखिएगा किसमें नहीं होना चाहिए ध्यान। तो राइट आंसर 11 का हमारा क्या होगा? देखिए 11 का हमारा जो जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाना चाहिए, आनंद की प्राप्ति ना हो। मतलब ये है कि शिक्षक को निम्नलिखित बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। किस पे नहीं ध्यान देना चाहिए? आनंद की प्राप्ति। यहाँ पे देखिए व्यवहारिक जीवन से विषय का संबंध हो, सही है, होना चाहिए। मानसिक स्थितियों, यहाँ पे करा है मानसिक शक्तियों का विकास हो, ये भी सही है। जाति प्रतिष्ठा का उपाय हो, मतलब ये कि कक्षा में जातिवाद न हो, इससे संबंधित है। तो हमारा देखिए तीनों अगर सही है तो राइट आंसर हमारा बचता कौन है यहाँ पे? चौथा। तो आनंद की प्राप्ति नहीं, इसका उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान यहाँ पे ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए था। तो यही हमारा राइट आंसर है और यही गलत भी था। आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12 का हमारा यहाँ पे प्रश्न क्या करा है। देखिए 12 का प्रश्न ये करा है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वर्ण शक्ति प्रदान करना है। ये कथन किसका है? देखिए ये प्रश्न दूसरी बार आ रहा है, याद रखिएगा, इसे गलत मत करिएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि ड्यूट ने कहा है, बेकर ने कहा है, डटन ने कहा है, ह्यूइट्स शेष ने कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए कि 12 का राइट आंसर आज की क्या होगी। और याद रखिएगा आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और लंबे टाइम तक ही चलेगी। आज की क्लास सबसे बड़ी होने वाली है। यहाँ पे ड्यूट, बेकन, डटन और यहाँ पे करा है ह्यूइट रेस तो शेष। तो यहाँ पे राइट आंसर 12 का क्या होगा? देखिए 12 का राइट आंसर जाएगा, डटन ने कहा है कि गणित शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वर्ण शक्ति प्रदान करना है। मतलब ये है कि आप
अपने बौद्धिक क्षमता को विकसित कर लें तो आप किसी भी परिस्थिति में ढल सकते हैं, जिससे आपकी शक्तियों से ज़्यादा आपकी यहाँ पे बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा डटन के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। याद रखिएगा 13वां प्रश्न अच्छा है और अपना स्कोर काउंट करते चलिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को हिंदी के भी प्रश्न सॉल्व करना है। हिंदी के भी 21 प्रश्न सॉल्व करना है कि आज का जो टारगेट है लगभग 55 से 56 प्रश्नों का है। यहाँ पे देखिए बात कर रहा है कि व्यवहारिक गणित का भाग है। व्यवहारिक गणित का क्या भाग है? यहाँ पे पहला कर रहा है कि संख्याओं का हिसाब लगाना, दूसरा करा है कि जोड़ व गुणा घटाना भाग, और यहाँ पे तीसरा करा है कि समाजीकरणों का यहाँ पे समीकरण, यहाँ पे समाजीकरण नहीं है, समीकरणों का हल करना, और यहाँ पे चौथा करा है बैंकिंग के कार्यों का प्रणाली जांच करना। तो यहाँ पे भाग है, किसका भाग है? तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर 13 का हमारा जो जाएगा चौथे के साथ जाएगा, बैंकों की कार्य प्रणाली की जाँच करना। क्योंकि इसमें देखिए इसमें क्या होता है, बात ये कर रहा है कि बैंकों का मतलब ये है कि आप कार्य प्रणाली मतलब ये है कि आप किसी भी लेन देन के लिए गणित व्यवहारिक होता है। व्यवहारिक का मतलब ये है कि आपके जीवन में हर समय आप क्या करते हैं, लेन देन का कार्य करते हैं। तो बैंकों के द्वारा भी लेन देन का कार्य होता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14वां का प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है। देखिए 14 का प्रश्न ये करा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब व्यवहारिक का मतलब उनके परिवेश में जो घटित घटनाएं हैं, जो भी परिवेश में लेन देन हो रहा है उससे जोड़ के पढ़ाना मदद करते हैं। पहला करा है कि मानसिक और मौखिक परिकरणों की गति बढ़ाने के लिए, दूसरा करा है कि परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, तीसरा करा है कि मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, और चौथा करा है कि शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो राइट आंसर 14 का हमारा क्या होगा? देखिए 14 का राइट आंसर क्या होगा? पहला सही होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। देखिए यहाँ पे बात किया है कि शिक्षार्थियों के व्यवहारिक उपकरणों का महत्व, यानी जो उनके परिवेश में चल रहा है उससे क्या प्रदर्शित करना है, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, यानी उसके परिवेश में क्या है, गणित इस प्रकार से पढ़ाया जाए कि उनके परिवेश में क्या है, उनके समाज में क्या है, किस प्रकार से उसका प्रयोग करा है उसमें समझ सके बालक। और यहाँ पे देखिए तीसरा पहला का है मानसिक और मौखिक परिकरणों। यहाँ पे देखिए मौखिक परिकरणों नहीं हो सकता है, मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए बढ़ाने की बात कर रहा है, बढ़ाने की नहीं, उसमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। तो पहला हमारा गलत है। परीक्षा को बेहतर, देखिए परीक्षा को बेहतर नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। और राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे तीसरा होगा 14 का। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 15वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 15 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। अब लास्ट तक बने रहिए सभी लोग, लास्ट तक बने रहिए। अभी आपको हिंदी के भी प्रश्न सॉल्व करना है। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? पहला यहाँ पर कह रहा है कि उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि इसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथायथ अभ्यास किया जा सके, और तीसरा कह रहा है कि वह आकर्षक और रंगीन होने चाहिए, चौथा कह रहा है कि वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का क्या होगा? जल्दी बताइए कि 15 का राइट आंसर क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? देखिए इसका राइट आंसर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा पहले के साथ जाएगा। इसमें अवधारणाओं को परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। मतलब ये है कि संदर्भ के साथ, यानी प्राथमिक स्तर पर बात किया है, प्राथमिक स्तर की बात किया है, और संदर्भ मतलब होता है उदाहरण के द्वारा बालकों को क्या करना चाहिए? बालकों को ज्ञान प्राप्त कराना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न पे। सभी लोग कमेंट फास्ट दीजिए, क्योंकि आज के प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं, तो फास्ट एकदम प्रश्नों को करते चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? यहाँ पे देखिए संख्या के समझ की महत्वपूर्ण पहलू नहीं की बात किया है, पर यहाँ पे करा है पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना, और यहाँ पे कह रहा है संरक्षण करना। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा? 16 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए बात क्या है, परिपक्वता। याद रखिएगा यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए संख्या के संबंधित? परिपक्वता मतलब क्या है कि आपको उस ज्ञान में प्राप्त होना चाहिए, यानी उस ज्ञान का उस जो विषय आपको पढ़ाई जा रही है, मतलब विषय से संबंधित नहीं है। यहाँ पे संख्याओं से जो संख्या का गणना करना है, आपको उसमें ज्ञान होना चाहिए, सूत्र का होना आना चाहिए। गणना यानी आपको गुणा करना या फिर जोड़ घटाना आना चाहिए। अंक लिखना यानी जो आप प्रश्न लिख रहे हैं उसे आपको लिखना आना चाहिए। और संरक्षण यानी सजो कर रखने की बात किया है, तो यही हमारा गलत होगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 17वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 17 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। करा है कि वास्तविक जिंदगी में गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर व्यक्ति यहाँ पे विषयों का विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन योजना का उपयोग किया जा सकता है? पहला करा है कि क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षण, ड्रिल कार्यपत्रक, और दूसरा करा है कि क्षेत्रण
यहाँ पे करा है सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची, और तीसरा करा है कि क्षेत्रीय भ्रमण मौखिक परीक्षा जांच सूची। ये देखिए प्रश्न आप लोगों को तीसरी बार आ रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न आप लोगों को आते हैं, एक एक क्रम में आपको रखना पड़ता है, तो इसीलिए इस प्रश्न को भी रखा गया है। और चौथा करा है कि क्षेत्रीय भ्रमण सर्वेक्षण और परियोजना। तो इसका राइट आंसर 17वें का क्या होगा, जल्दी बताइए कि 17वें का एक क्रम में किस प्रकार से एक उपयुक्त क्रम में रखा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आप लोगों ने अगली बार सही किया था इस प्रश्न को, तो इस बार गलत करने का चांस ही नहीं है। तो पहले आप क्षेत्रीय भ्रमण पर ले जाएंगे, तो भ्रमण पर ले जाके उसको दिखाएंगे, फिर इसके बाद मौखिक परीक्षण, मतलब मौखिक यानी उससे कुछ पूछेंगे। याद रखिएगा इसमें कहा है कि यहाँ पे देखिए गणित संबंध बनाने के लिए अंतर व्यक्तित्व, मतलब आपस में एकदम क्या करना है, आपस में मेल जोल के साथ विकसित करने के लिए हम लिखित मूल्यांकन यानी किसके द्वारा कर सकते हैं, क्षेत्रीय भ्रमण पर ले जाएंगे, जब आप उसे दिखाएंगे प्रत्यक्ष रूप से, फिर इसके बाद मौखिक परीक्षा यानी उनसे पूछेंगे उसके बारे में, ड्रिल कार्य पत्रक, फिर इसके बाद उनको क्या करेंगे, उनका मूल्यांकन करेंगे। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 18वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 18 का प्रश्न ये करा कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से संबंध नहीं है। यहाँ पे आकृतियों की बात किया है, निम्नलिखित पहलुओं में से प्राथमिक स्तर पे संबंध नहीं है। यहाँ पे करा है प्रतिरूप यानी पैटर्न, दूसरा कोण, तीसरा करा है सीमिति, चौथा करा है कि चौपाड़, तो चौपड़। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताइए 18 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे देखिए संबंध नहीं है। देखिए पैटर्न बनाना आपका यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर पे पैटर्न बना के आप बालकों को पढ़ाने से संबंधित रखा है। और यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा ये करा कि कोण, कोण भी आप पढ़ाते हैं किस अंश पे है, किस डिग्री पे है, ये भी पढ़ाते हैं प्राथमिक स्तर पे। प्राथमिक स्तर पे 1 2 3 से छोड़ के 4 5 में आप पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे चौपड़, चौपड़ का मतलब ये देखिए आपके अलग प्रश्न से हट के आ गए हैं, तो यही आपका मिलता जुलता नहीं है। तो राइट आंसर यही होगा और यही गलत भी था। आगे बढ़ते हैं अपने अब हिंदी के प्रश्नों पे। याद रखिएगा हिंदी का टारगेट जो आप लोगों का आज का है, 21 में से 18 सही करने हैं। आप लोग तैयार हैं तो एक बार यस करिए, अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना स्कोर हुआ है, लास्ट में अपना टोटल स्कोर बताइएगा। और तैयार हैं तो एक बार यस करिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। यस करिए या फिर क्लास को बंद कर दिया जाए, जल्दी से यस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे अपने पहले प्रश्न से हिंदी के। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न ये करा है कि हिंदी भाषा शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। प्रमुख उद्देश्य क्या है, पहला करा है कि भाषा का ज्ञान देना, दूसरा करा है कि प्रश्न पूछने अपनी बात कहने का अवसर देना, और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है कि मौन पढ़ने के उपरांत शब्दार्थ कराना, और यहाँ पे चौथा करा है कि व्याकरणीय नियमों को कंठस्थ कराना। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला होगा, यहाँ पे देखिए पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा दूसरे के साथ जाएगा, प्रश्न पूछने अपनी बात कहने की अवसर। जितना भी आप बालक को अवसर देंगे, बालक उतना ही उस कार्य में निपुण होगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। याद रखिएगा 21 प्रश्नों का टारगेट है, और सभी लोग कमेंट फास्ट करिए, सभी लोग कमेंट फास्ट करिए ताकि अच्छे से आप लोगों के प्रश्नों को देखा जा सके। और कमेंट में हम तुरंत आप लोगों के उत्तर कितने लोगों का सही हो रहा है तुरंत बताते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे देखिए हमारा ये करा है कि दूसरा कि जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी हो तो क्या होना चाहिए। पहला करा है कि भाषा यहाँ पे सीखना सार्थक होता है, दूसरा करा है भाषा सीखना निरर्थक होता है, और तीसरा करा है भाषा सीखना कठिन हो जाता है, और चौथा करा है कि बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या करा है, देखिए राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पे देखिए करा है कि दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी है, जरूरतों से जुड़ी है। सार्थक तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे देखिए बात क्या, भाषा सीखना सार्थक होता है, लेकिन यहाँ पे बात क्या है, प्रक्रिया। यहाँ पे देखिए प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की जरूरतों से जुड़ी होती है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, बच्चों के यहाँ पे विशुद्ध मनोरंजन प्राप्ति होती है। मतलब क्या है कि बालक जो होते हैं खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे पहला नहीं होगा, याद रखिएगा पहला नहीं होता। यहाँ पे देखिए निरर्थक का है तो ये भी हमारा गलत है, कठिन का है ये भी गलत है। आपकी लड़ाई थी केवल यहाँ पे पहले और चौथे में, तो जिसमें यहाँ पे है बालक खेल खेल के द्वारा सीखते हैं। आप लोगों को पता है कि प्राथमिक स्तर पे क्या होता है, बालक जो होता है खेल खेल के माध्यम से अधिक सीखता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए लगातार बोलने से यहाँ पे देखिए खांसी आ गई है, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए हिंदी भाषा के तीसरे प्रश्न में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्राय बच्चियां विद्यालय में स्वयं को अभिव्यक्त करने में संकोच करते हैं, यानी अपने आप को वहाँ पे खड़े होकर बताने में या फिर किसी से कहने में संकोच करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला करा है कि वे भाषा नहीं जानते इसलिए, दूसरा उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है, किस प्रकार से अपनी बातों को रखना है, इसलिए वो अपने को संकोच करते हैं। और यहाँ पे तीसरा करा है कि वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वे प्राय विद्यालय में स्वीकृत नहीं होती है। और चौथा करा है कि शिक्षक शिक्षिका व बाकी साथी उसका मजाक उड़ाएंगे कि अगर उसने कोई भी गलत वर्ड बोल दिया खड़े होकर अपने क्लास में तो वो उनका मजाक उड़ाया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि यहाँ पे तीसरे का राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा।
देखिए तीसरे का देखिए राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे का। देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए वे अपने भाषा नहीं जानते। देखिए भाषा जानते हैं लेकिन संकोच करने की बात क्या है, ठीक है, तो ये देखिए गलत है। उन्हें अभिव्यक्ति का ज्ञान नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा नहीं होगा, याद रखिएगा तीसरा नहीं होगा। यहाँ पे देखिए तीसरा क्या कहा है कि वे जिस भाषा में सहज अभिव्यक्ति कर सकते हैं वह विद्यालय में स्वीकृत नहीं है। आप लोगों को पता है कि एनसीएफ ने और यहाँ पे कोठारी आयोग के जो पेज बनाए नई शिक्षा नीति के अनुसार भी आप लोगों को, और पुरानी शिक्षा नीति में भी आप लोगों को कहा है कि बालक को प्राथमिक स्तर पे क्या करना है, प्राथमिक स्तर पे उनको जो ज्ञान प्राप्त कराना है उनके मातृभाषा में ही ज्ञान प्राप्त कराना है। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखिए बात करा है कि विद्यालय में स्वीकृत नहीं है उनकी, यहाँ पे जो जिसमें वो सहज है, ये देखिए गलत है। यहाँ पे देखिए उन्हें अभिव्यक्ति यानी किस प्रकार से वहाँ पे अपनी बातों को रखना है उसका ज्ञान नहीं है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। ये तीसरा नहीं होगा, याद रखिएगा, भूल जाइएगा, तीसरा सही होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे उनके मातृभाषा में ही प्रयोग करके उन्हें सिखाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न पे, देख लेते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। तीसरा आपका गलत होगा, याद रखिएगा, तीसरा गलत होगा, दूसरा ही सही होगा। यहाँ पे देखिए करा एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या दायित्व रखते हैं, मतलब आपका दायित्व क्या है एक भाषा शिक्षक की, भाषा शिक्षक की, हिंदी की भाषा शिक्षक की बात किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला करा है कि बच्चों को भाषा सीखने का समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना। दूसरा करा है कि बच्चों को सीखने के तरीकों के बारे में जानना ताकि उसी के अनुरूप शिक्षण कार्य संपादित किया जा सके। और यहाँ पे तीसरा करा है कि बच्चों द्वारा किए जाने वाले त्रुटियों के कारणों की पहचान करते हुए उपयुक्त उपचार करना। और चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो चौथे का राइट आंसर हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए उचित वातावरण अगर रहेगा तो बालक पढ़ने में अच्छे से रुचि लेगा, क्योंकि वातावरण का माहौल ही एक अच्छा निर्भर करता है बालक के परिवेश पे, या उसकी क्या है सीखने के परिवेश पे निर्भर करता है कि वहाँ पे आप जहाँ जिस स्थान पे पढ़ा रहे हैं अधिक से अधिक शोर शराबा ना हो, या फिर जिस स्थान पे पढ़ रहे हैं वहाँ पे शोर शराबा ना हो। तो एक अच्छा यहाँ पे वातावरण सुनिश्चित करना ये भी एक शिक्षक का दायित्व होता है, तो ये भी सही है। दूसरा करा है बच्चों के सीखने के तरीके के बारे में, यानी बालक किस प्रकार से सीखना चाहते हैं उसे जानकर यहाँ पे कार्य शिक्षण प्रणाली को पूरा करना, तो ये भी सही है। और तीसरा करा है बच्चों द्वारा किए जाने वाली त्रुटियाँ, यानी बालक जो त्रुटियाँ कर रहे हैं उसकी पहचान करके उसका उपचार करना, मतलब उनकी कठिनाई को दूर करना, ये भी सही है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे, देख लेते हैं पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए आज के प्रश्न थोड़े लंबे हैं, आप लोगों को बोरिंग हो सकती है, लेकिन प्रश्न जो होते हैं आपको फंसा सकते हैं पेपर में, तो हर प्रश्न अपने में बहुत ही अच्छे हैं। तो कमेंट जरूर करिए, अगर बोरिंग हो रही है तो वो भी बता दीजिए कि क्लास में। और यहाँ पे देखिए हमारा पांचवा करा है कि तन्वी जब जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है वह बोलने में हकराने लगती है, जिसका कारण हो सकता है। देखिए ये बार प्रश्न रखा गया है, जितनी बार जो प्रश्न रखा जा रहा है वो आपको बताया जा रहा है, तो ये 2 बार और इस बार तीसरी बार रखा जा रहा है, उसे बोलना नहीं आता। दूसरा आत्मविश्वास के साथ बोलने की योग्यता नहीं है। और यहाँ पे तीसरा करा कि औपचारिक स्थितियों में बोलने में वह मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है। और यहाँ पे चौथा करा कि 1 और 2 दोनों। तो पांचवें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए पांचवें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए पांचवें का राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, चौथा नहीं होगा, याद रखिएगा चौथा नहीं है, उसे बोलना नहीं आता। देखिए यहाँ पे बात किया है, जब यहाँ पे देखिए तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है, यानी उसे तो उत्तर आ रहा है तो उसे बोलना तो आएगा ही, तो ये गलत है। आत्मविश्वास के साथ बोलने की योग्यता नहीं है। देखिए वो खड़ी हो रही है, आत्मविश्वास उसमें जागृत हो रहा है, वो बोलने के लिए खड़ी हो रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है, तो ये भी आपका गलत है। और तीसरा करा कि औपचारिक स्थितियों में बोलने वो मनोवैज्ञानिक, यानी दबाव ये है कि अगर कहीं गलत न हो जाए प्रश्न, इसलिए मनोवैज्ञानिक दबाव भी महसूस करती है, इसलिए बोलने में क्या करती है, संकोच करती है, हकलाती है, यानी प्रश्नों को बताते समय क्या होती है, क्या होता है, वो हकलाने लगती है, तो यही दबाव महसूस करती है। तो ये देखिए हमारा राइट आंसर जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, चौथा हमारा गलत है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, देख लेते हैं छठा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए छठा प्रश्न ये करा है कि सुहेल की मातृभाषा। देखिए यहाँ पे एक नंबर आप लोगों को सी टेट में, यहाँ पे सुपर टेट में एक नंबर का मिल सकता है। यहाँ से प्रश्न करा है कि सिर्फ यहाँ पे देखिए नाम बदल सकता है वो। यहाँ पे देखिए बात क्या है कि सुहेल की मातृभाषा भोजपुरी है, वो हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। सुहेल हिंदी भाषा नहीं जानता, दूसरा करा कि लापरवाह है, और तीसरा करा कि ध्यान से नहीं लिखता, और चौथा करा कि ये उसकी मातृभाषा का प्रभाव है जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता। तो भोजपुरी में गए रहे, खाए रहे, जाए रहे, आए रहे का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए अधिकतर वहाँ पे अलग भाषा होती है, वहाँ पे देखिए जो पूर्वी होती है उनका अलग भाषा होती है। तो यहाँ पे देखिए बात क्या है कि मातृभाषा का प्रयोग यहाँ पे करा है, भोजपुरी है, उसके मातृभाषा भोजपुरी है, लेकिन वो हिंदी में बोलने की बात करा है, यानी द्वितीय भाषा हो गई, उसकी द्वितीय भाषा हो गई हिंदी। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न पे, देख लेते हैं सातवें का प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है।
देखिए 7वां प्रश्न ये करा है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर है। देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है। पहला करा है कि सहज एवं स्वाभाविक रूप से प्रवेश के माध्यम से भाषा अर्जित की जाती है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। और यहाँ पे देखिए दूसरा करा है कि भाषा अर्जन में अर्थ की समाज से स्वतः ही प्राप्त होता है, जबकि भाषा अधिगम में कई बार अर्थ सीखने पड़ते हैं। और तीसरा करा है कि भाषा अर्जन में मुख्यतः सुनना बोलना कौशल शामिल है, जबकि भाषा अधिगम में अनेक बार सुनना बोलना पढ़ना लिखना चारों कौशल सीखने पड़ते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा। चौथा देखिए कह रहा है कि सभी है, तो 7वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा। 7वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 7वें का देखिए चौथा हमारा नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे चौथे का पहला होगा। चौथे का पहला होगा। यहाँ पे देखिए बात क्या क्या है कि सहज एवं स्वाभाविक रूप से परिवेश के माध्यम से, यानी परिवेश में रहकर ही भाषा अर्जित किया जा सकता है, और जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण है। मतलब भाषा अधिगम यानी भाषा को सीखने के लिए व्याकरण का प्रयोग करते हैं, जिसे सीखना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। और जो आपका जो भाषा अर्जित है, मतलब अपने परिवेश में ही सीख सकते हैं, स्वाभाविक रूप से सीख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नाम चोम्स्की महोदय ने कहा है कि भाषा अर्जन जो होता है, भाषा जो होती है, भाषा सीखने की पद्धति जो जन्मजात होती है भाषा अर्जन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो होता होगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 8वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 8वां प्रश्न ये करा है हमारा कि मानव और पशु के भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधित प्रयोग हुए हैं। देखिए ये दूसरी बार प्रश्न रखा गया है, एक बार पहले रखा जा चुका है और ये दूसरी बार प्रश्न रखा गया है। तो इस प्रश्न को गलत मत करिएगा, क्योंकि अगली बार इस प्रश्न को आप लोगों ने सही किया था। मानव और पशु की भाषा सीखने की क्षमता के अध्ययन संबंधित प्रयोग हुए अधिकतर, यानी किस पे अधिकतर प्रयोग हुए। चूहे और बिल्ली पर, चिंपांजी और वानर पे, और यहाँ पे खरगोश और मेमने पे। यहाँ पे चौथा करा है कुत्ते और सियार पर। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का क्या होगा, जल्दी से बताइए 8वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए चूहा बिल्ली पे देखिए अधिकतर नहीं हुआ है, ये हमारा गलत है। अधिकतर प्रयोग हुआ है हमारे यहाँ पे चिंपांजी और वानर पे। तो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि चिंपांजी किस प्रकार से अपने सूझ का सिद्धांत यहाँ पे करता है, किस प्रकार सूझ के द्वारा उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। तो चिंपांजी और वानर के द्वारा ही प्रयोग अधिकतर हुए हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए करा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता एवं समझ विकसित हो, इसके लिए आवश्यक है। पहला करा है कि जिस भाषा शैली में वक्ता का वह बच्चा सहज हो, उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा करा है कि जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज उसी का प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा करा है कि जिस भाषाई शैली में वक्ता असहज हो, वह बच्चा सहज हो, उसी का प्रयोग करना चाहिए। और यहाँ पे चौथा करा है कि जिस भाषा शैली में वक्ता सहज हो, वह बच्चा असहज हो, उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा। देखिए वक्ता में जो बता रहा है वो होगा, यानी शिक्षक होगा, और बच्चा आप लोग समझ ही रहे हैं कि जो ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए वक्ता और बच्चे में आप जान गए। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का क्या होगा हमारा। देखिए 9वें का देखिए हमारा देखिए चौथा गलत होगा। इसमें कहा है कि जिसका भाषा शैली वक्ता समझ सके। देखिए वक्ता समझ सके लेकिन बच्चा नहीं समझ रहा है, तो आपका पढ़ाना निरर्थक होगा। और यहाँ पे तीसरा करा है कि जिस भाषाई शैली में वक्ता असहज हो और बच्चा सहज हो। देखिए अगर जो बता रहा है उसे ही अगर उसका ज्ञान ना हो, तो आप कितना भी अच्छे से पढ़ाएं, आपको बालक समझ नहीं पाएगा। आप अगर गलत भी पढ़ाएंगे तो बालक गलत ही पढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए ये भी गलत है। दूसरा करा है कि जिस भाषाई शैली में वक्ता सहज उसी का प्रयोग करना चाहिए। देखिए दोनों का यहाँ पे वक्ता और यहाँ पे छात्र दोनों का उसमें क्या होना चाहिए, सहज रूप से उसे ज्ञान होना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा गलत है। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाए, जिस भाषा शैली में वक्ता और बच्चा दोनों सहज हो, प्रयोग कर सकते हैं, उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 10वां प्रश्न ये करा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह संरचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। विदेशी साहित्य रचनाओं को, ऐसी संरचनाएं जो बच्चों के प्रवेश से जुड़ी हो और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। और यहाँ पे तीसरा करा है कि जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। चौथा करा है कि केवल कहानियों कविताओं द्वारा। तो 10वें का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कि 10वें का राइट आंसर क्या होगा हमारा। जल्दी से बताइए कि 10वें का राइट आंसर होगा। देखिए 10वें का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, ऐसी संरचना जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हो, बालक के आसपास उसके परिवेश उसके वातावरण से जुड़ी हो, उससे बताने से क्या होता है, बालक अच्छे से उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11वें का प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है। देखिए 11 का प्रश्न ये करा कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे। हिंदी की यहाँ पे बात क्या है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन यानी जांच करते समय आप किसको सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। पहला करा सीखने की क्षमता का आकलन
काव्य सौंदर्य यानी उसकी लिखावट पे यहाँ पे कह रहा है कि निबंध लिखने की योग्यता पर, यानी किस प्रकार से आप निबंध लिख रहे हैं। और यहाँ पे कह रहा है चौथा कि व्याकरणीय नियमों पे। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 11 का राइट आंसर। देखिए यहाँ पे बात क्या है, लिखने की योग्यता जो होगी और व्याकरण जो होती है ये दोनों उच्च कक्षाओं पे होगी, याद रखिएगा उच्च कक्षाओं पे होगी। और काव्य सौंदर्य जो होता है आप प्राथमिक स्तर उच्च दोनों पे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात क्या है, भाषा का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपके राइटिंग से कुछ नहीं लेना देना है, उसके सीखने की क्षमता का आकलन, यानी किस प्रकार से बालक सीखा है, सॉरी यहाँ पे सीखता है और सीखने के बाद किस प्रकार से वो कार्य कर रहा है उसका आकलन करना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न पे, देखते हैं 12 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। बच्चे विद्यालय जाने से पहले क्या होते हैं, पहला करा है कि अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ जाते हैं, और यहाँ पे दूसरा करा है कि कोरी स्लेट होते हैं, और यहाँ पे तीसरा करा है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते, और चौथा करा है कि भाषा के चारों कौशलों का पूर्ण अधिकार रखते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का क्या होगा, जल्दी बताइए कि 12 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बात किया है कि यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा कि अपनी भाषा का नियमबद्ध व्यवस्था, यानी नियमबद्ध का मतलब ये है कि एक क्रम में रखना जानते हैं, किस प्रकार से कहाँ पे प्रयोग करना है। देखिए ये हमारा गलत है। बालक जो होता है प्राथमिक स्तर पर जब पहुँचता है तो उसे कुछ नहीं आता है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे कोरी स्लेट होता है। उसे सब कुछ पता है फिर भी उसका प्रयोग नहीं कर पाता है, तो आपको बस क्या करना है, मार्गदर्शन उसका करना है, उसे बताना है, ज्ञान देना है, जिससे क्या कर सके उसका निर्माण कर सके। और भाषा के समुचित प्रयोग करना में असमर्थ है। देखिए वो जानता है बस उसका प्रयोग करना नहीं जानता है, तो ये हमारा गलत है। और चारों कौशलों, देखिए लिखना बोलना सीखना पढ़ना ये सभी कौशलों में अगर वो पूर्ण अधिकार रखता तो विद्यालय जाता ही क्यों, ये हमारा गलत है। राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। और ये सी टेट में लगातार 4 बार आया है, याद रखिएगा 4 बार आया है 2011 से लेके। आगे बढ़ते हैं अपने 13वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 13 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 13 का प्रश्न ये करा कि मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा क्या करती है, यहाँ पे पहला करा है कि केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है। दूसरा करा है कि केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है कि केवल मैं वाले वाक्यों को ही बोलना चाहती है। और चौथा करा है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए पहली कक्षा में, याद रखिएगा वो किस कक्षा में, पहली कक्षा में पढ़ती है, लेकिन प्रयोग कर रही है वो किस चीज़ का बात कर रही है कि मुझे आम अच्छा लगता है और मैं थक गई, इन वाक्यों का प्रयोग करता है। तो आप कौन से प्रश्न पे सही करेंगे, पहला दूसरा तीसरा या फिर चौथा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 13 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 13 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा, लिंग वचन क्रिया आदि दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, तभी तो वो अच्छे क्रम में रख ले रही है। हो सकता है देखिए हो सकता है कि 8-9 साल के बाद वो पहली कक्षा में प्रवेश जो ये भी हो सकता है 10 वर्ष के बाद ही भी प्रवेश कर सकती है, लेकिन प्रवेश का जो दाखिला होता है 7 वर्ष से होता है, 6 वर्ष से होता है, लेकिन हो सकता है उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई हो फिर से वो पढ़ रही हो। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 14 का ऑप्शन ये करा है, प्रश्न ये करा है कहानी बच्चों की भाषा विकास की किस प्रकार सहायक है। कहानियाँ जो होती है बालक के विकास में, भाषा विकास में किस प्रकार से सहायक होती हैं। पहला करा है कि ये भाषिक नियम ही सिखाती है। दूसरा करा है बच्चों की खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है। तीसरा करा है ये पाठ्य पुस्तक का यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और चौथा करा है कि ये बच्चों की संकल्पना शक्ति, सृजनात्मक और चिंतन को बढ़ावा देती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए कहानियों के माध्यम से बालक क्या करता है, तार्किक विचारों में खो जाता है। आपको कोई कहानी बता रहा है तो आप उस कहानी में गहन रूप से डूब जाते हैं, जिससे क्या करते हैं आप उस कल्पनाओं जो उसमें जो कल्पना है, जो चरित्र है, जो जिसका है, जो वहाँ पे कलाकार हैं उसमें आप ढलने का प्रयास करते हैं अपनी सोच के द्वारा, यानी तर्क का प्रयोग करते हैं, अपने मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कि राइट आंसर 14 का क्या होगा। देखिए 14 का जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए उसकी सृजनात्मकता चिंतन को बढ़ावा देती है, मतलब वो सोचने लगता है और सोचेगा तो उसकी जो सृजनात्मक कार्य है, जो चिंतन है, उसमें क्या होता है, विकसित होगा, विकास होगा, जिससे वो अधिक से अधिक तर्क वितर्क कर सकता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। सभी लोग कमेंट करते चलिए, सभी लोग कमेंट फास्ट करिए क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। अब बस कुछ ही प्रश्न बचे हैं, तो यहाँ पे देखिए कमेंट करिए और अपना स्कोर काउंट करते चलिए कि कितने लोगों का कितना सही हुआ है। यहाँ पे देखिए 15 का ये करा कि हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। देखिए उचित नहीं की बात किया है। पहला ये करा कि ये बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। दूसरा करा कि ये बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने का विश्वास रखता है। तीसरा करा है सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों को सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। चौथा करा कि ये बताता है कि बच्चों को किस प्रकार से सीखने में मदद जरूरी है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। व्यापक और सतत मूल्यांकन के कौन सा कथन उचित है। तो यहाँ पे पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा 15 का हमारा यहाँ पे
चौथे के साथ जाएगा, ये बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बात क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात किया है। या सतत का मतलब ये है कि पढ़ाते समय ही आप बालकों का मूल्यांकन कर सकते हैं, और व्यापक का मतलब ये है कि आप पढ़ाने के उपरांत सभी विषयों का एक बार में मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन करने का उद्देश्य ये होता है कि आपकी कठिनाई क्या है, आपकी जो उपचारात्मक कार्य है उसे पूरा किया जा सके। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 16 का हमारा यहाँ पे प्रश्न क्या करा है। देखिए 16 का ये करा है कि कलिका हिंदी भाषा में बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे। यहाँ पे पहला करा है कि उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे हूबहू ऐसे ही बोलना चाहिए। और दूसरा करा है कि कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समक्ष प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। और तीसरा करा है कि कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। और चौथा करा है कि धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो 16 का राइट आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा। देखिए 16 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। कि देखिए यहाँ पे बात क्या है कि उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे तो आपके बात आप सुनाएंगे ना, तो आपके यहाँ पे देखिए कलिका का हिंदी भाषा जो होता है उसकी अटक जाती है, तो उसके कहाँ फायदा होगा। यहाँ पे आप सुनाएंगे तो आपकी फायदा होगी, तो ये हमारा गलत है। कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे, देखिए बाकी बच्चों से कहेंगे ना कि कलिका से बात किया है, तो समझ प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति नमूने प्रस्तुत करने की बात किया है। और किसके द्वारा, यहाँ पे बाकी बच्चों के द्वारा, कलिका को छोड़ के, तो ये हमारा गलत है। यहाँ पे कलिका को कहना चाहिए कि बार बार कलिका को साथ में लेके उसे प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ाना चाहिए। और यहाँ कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार उठाने से क्या होता है, बालक जो होता है निराश हो जाता है, क्योंकि मुझे ही बार बार पढ़ाया जा रहा है, और उसकी पढ़ने में मन उब जाएगा। और यहाँ पे देखिए धैर्य रखते हुए व्यक्ति की प्रोत्साहन करेंगे, मतलब धैर्य के साथ उसे पढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि वो अधिक से अधिक सीख सके और अच्छे से सीखने में रुचि ले। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और जी भाई बहन अभी हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ क्या करिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। लाइक कर दीजिए सभी लोग। माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, उसका यह भाषा व्यवहार दर्शाता है कि पहला करा कि वह समझकर पढ़ने के लिए कोशिश करती है। देखिए तीसरी बार प्रश्न रखा जा रहा है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। और दूसरा करा है कि वह अटक अटक कर पढ़ सकती है। और यहाँ पे तीसरा करा है कि उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। चौथा करा है कि ये पढ़ाने में सबसे ज़्यादा समय लेती है, ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लेती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात क्या है कि माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों को, हमेशा नहीं, कभी कभी पुनरावृत्ति करती है, यानी दोहराती है, उसका ये व्यवहार दर्शाता है। देखिए पहला हमारा क्या कर रहा है, हमारा यहाँ पे 17 का पहला कर रहा है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये तो हमारा राइट है। अगला देख लेते हैं, अटक अटक कर। देखिए अगर बार बार अटकती तो हमारा ये हो सकता था दूसरा, लेकिन ये बार बार नहीं, कभी कभी बात किया, तो हो सकता है वो पढ़ने के लिए उस प्रश्न को समझने की बात कर रही है। और तीसरा उसे पढ़ना नहीं, अगर पढ़ना नहीं आती तो वो रोज़ रोज़ कैसे पढ़ती, ये भी गलत है। और उसे पढ़ने से ज़्यादा समय ज़्यादा नहीं लगता है, वो कभी कभी बाकियों को पढ़ती है, रुक रुक के पढ़ती है। तो उसका मतलब ये है कि वो समझ के साथ पढ़ने का यहाँ पे प्रयास कर रही है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 18 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पहला करा है कि मानक हिंदी लिखने में निपुणता प्राप्त करना। दूसरा करा है कि हिंदी और अपनी मातृभाषा में अंतर को कष्टज करना। और तीसरा करा है कि हिंदी के वाक्यों पर आधारित अधिकार प्राप्त करना। और चौथा करा है कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर। देखिए इसे हम लोग बिना सोचे समझे चौथा हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दैनिक जीवन यानी रोज रोज के कार्यों में द्वितीय भाषा का प्रयोग यहाँ पे सीखने का उद्देश्य यही होता है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी आपके एक घर की भाषा होती है और एक परिवेश की भाषा होती है, एक विद्यालय की भाषा होती है, वो इसी का प्रयोग करने की बात कर रहा है कि दैनिक जीवन में, मतलब एक आप अपने मातृभाषा का प्रयोग अपने परिवेश में कर सकते हैं, लेकिन आप अगर अपने परिवेश से निकल के दिल्ली, मुंबई या पे गोवा गए तो वहाँ पे आपको हिंदी अधिकतर हर राज्य में आपको हिंदी मिलेगा। तो हिंदी ही एक भाषा ऐसी है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है। यहाँ पे राज्य भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, याद रखिएगा। हमारी हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राज्य भाषा है। तो यहाँ पे बात किया है कि दैनिक जीवन में हिंदी समझते समय बोलने की क्षमता विकसित करना चाहिए। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 19वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 19 का प्रश्न क्या कर रहा है। 2 प्रश्न और बचे हैं, उसे पूरा करके जाइएगा। यहाँ पे देखिए सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्न में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। पहला करा कि विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। दूसरा करा कि शब्दों को जोर जोर से पढ़ने बोलने देना। और यहाँ पे करा कि कहानी को बोल बोल कर पढ़ना। और यहाँ पे चौथा करा कि समाचार पत्र का वाचन करना। तो 19 का राइट आंसर हमारा क्या होगा। देखिए राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बात क्या है कि सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति, यानी मौखिक मतलब ये है कि बोल कर,
देखिए मौखिक का मतलब ये होता है कि बोलकर आप क्या कर रहे हैं, अवसर देने की बात कर रहे हैं, यानी बोल कर पढ़ने की बात कर रहे हैं। तो बोल कर अगर पढ़ने की बात कर रहे हैं तो अनेक क्रियाकलाप करती है, तो अनेक क्रियाकलाप कर रही है। तो राइट आंसर क्या होगा, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी। देखिए यहाँ पे अदायगी की बात कर दिया है, मतलब ये है कि आप अभिनेता का कार्य कर रहे हैं, उसके द्वारा आप नाटक का मंचन कर रहे हैं, तो ये हमारा गलत है। रोज रोज आप नाटक का मंचन नहीं कर सकते हैं विद्यालय में, कभी कभी उत्सव के समय ही कर सकते हैं, तो ये हमारा गलत है। और दूसरा कारण शब्दों को जोर जोर से बोलने का, देखिए मौखिक अभिव्यक्ति तो हो रही है लेकिन जोर जोर से बोलने का नहीं कि शोर शराबा हो, देखिए ये भी गलत है। और तीसरा कहानी को बोलकर पढ़ना, तो यही देखिए हमारा राइट आंसर होगा, कहानी को बोलकर पढ़ना, क्योंकि इसके द्वारा बालक तर्क करेगा, तर्क के माध्यम से अपनी शक्तियों को विकसित करेगा। मौखिक अभिव्यक्ति का क्रियाकलाप का मतलब ये है कि वो अलग से भी कार्य कर रहा है। समाचार पत्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तो प्राथमिक स्तर पे बालक समाचार पत्र पे कोई भी रुचि नहीं लेगा, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ अदायगी दे दिया है, पहला हमारा गलत होगा। अदायगी की बात किया है, यानी संवाद की बात किया है, वहाँ पे करने का बात किया है, तो प्राथमिक स्तर पर बालक जो होते हैं नाटक का मंचन नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर बालक जो होता है अपने विचारों को प्रकट ठीक से नहीं कर पाएगा, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा तीसरे के साथ जाएगा। और 20वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। बारिश भी हो गई, बारिश भी चालू हो गई है, तो कोई बात नहीं, बारिश हो गई है तो होने दीजिए, हम लोग अपने क्लास को शुरू करेंगे। यहाँ पे सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। देखिए ये चौथी बार प्रश्न रखा जा रहा है और इसका जवाब आप लोगों को देना नहीं, आप लोगों को नहीं देना है, इसे हम ही बताएंगे। पंजाब आया और हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में किस कथन को सही मानेंगे। देखिए पहला करा है रोज रोज 1 घंटे हिंदी भाषा के बोलने के अभ्यास करना चाहिए। और दूसरा करा है कि सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रोत्साहित करने देना चाहिए। और यहाँ पे तीसरा करा है कि सुहेल को बार बार उस त्रुटि के बारे में बताना चाहिए। और चौथा करा है कि सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो राइट आंसर 20वें का क्या होगा, 20वें का राइट आंसर क्या होगा, 20वें का जल्दी से बताइए कि 20वें का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 20वें का राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अवसर देने की बात कर रहा है कि अधिक से अधिक बालक यहाँ पे सुहेल को अवसर देंगे तो उसकी जो भाषा है वो सुदृढ़ हो जाएगी, एकदम अच्छे से वो सीख सकता है। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 21वें प्रश्न पे, और लास्ट ये हमने कई बार इस प्रश्न को पूछा है, तो इसे भी आप लोगों को सही बताना है और कमेंट बॉक्स में इसको बताना है उत्तर। देखते हैं फटाफट किसका उत्तर आता है। ये देखिए 21 का किसका सबसे फटाफट आता है, और इसका उत्तर आप लोगों को बाद में रखा जाएगा कल की क्लास में इसका उत्तर आप लोगों को बताया जाएगा कि कितने लोगों का सही हुआ है। ये कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इन चारों में से कौन सा राइट एक सही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए भारत की राष्ट्रीय भाषा की बात क्या है, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। ये 4 बार प्रश्नों को रखा जा चुका है, चौथी बार आप लोग गलत मत करिएगा। तो बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले देखिए परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ क्या करिए, घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कल के प्रश्नों पे देख लेते हैं। कल का प्रश्न आप लोगों का कौन सा सही था। यहाँ पे देखिए भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, याद रखिएगा इसका। यहाँ पे देखिए 21 का उत्तर आप लोगों को देना है, याद रखिएगा 21 का उत्तर आप लोगों को देना है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। देखिए भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, या फिर कोई नहीं। तो कमेंट में फास्ट बताइए कि 21 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पे देखिए बात क्या है हमारा, यहाँ पे 21 का कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात किया है, तो पहला करा है कि भाषा विकास अभिव्यक्ति निरपेक्ष देखिए क्या होता है, आपका एक नकारात्मक, यहाँ पे नकारात्मक है, नकारात्मक सापेक्ष होना चाहिए, नकारात्मक यहाँ पे बात किया है। और यहाँ पे देखिए बड़ों का संपर्क भाषा विकास से गति तीव्र प्रदान करती है, राइट आंसर ये राइट है ये भी। और यहाँ पे तीसरा करा है भाषा विकास यहाँ पे व्यक्ति सापेक्ष है, सापेक्ष देखिए एक आपका यहाँ पे सकारात्मक है, तो ये भी हमारा सही है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्ध भाषिक यहाँ पे मानसिक विकास में सहायक होती है, तो राइट आंसर ये भी है। तो देखिए हमारा जो पूछा है नहीं है, तो नहीं हमारा यहाँ पे पहला होगा भाषाई विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, निरपेक्ष नहीं सापेक्ष होना चाहिए, तो यही हमारा गलत है और यही हमारा सही था। चलिए देख लेते हैं कल के उत्तर कितने लोगों के सही हुए। देखिए छाया जी का यहाँ पे 20वें का आया है, जबकि हमने 21वें का पूछा है, तो इनका यहाँ पे 20वें का भी बताएं। और शेयर जरूर करिए, अपने अपने क्लास देखने के बाद शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे
यहाँ पे सुमकी सिंह का आया है दूसरा 21 का दूसरा बताइए, जबकि राइट आंसर पहला होगा। और यहाँ पे करा वैष्णो वर्मा जी बता रही हैं कि 20वें का, देखिए यहाँ बता रही हैं 20वें का दूसरा होगा। और यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, राजू सिंह यहाँ पे देखिए शायद 20वां होगा, यहाँ पे वो 20वां उत्तर था, 21वां नहीं था, 20वां था। तो सभी लोगों का लगभग यहाँ पे देखिए दूसरा आया है, वो अगले प्रश्न का था, याद रखिएगा अगला था हमारा। लेकिन यहाँ पे 20वें का उत्तर जो कल का आया था, कल का उत्तर आप लोगों का यहाँ पे देखिए आया है कि 20वें का दूसरा सही है, जबकि राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिए राजू सिंह का भी, यादव जी का भी आया है कि दूसरा सही होगा। भाषा प्रयोग की अवसर उपलब्ध कराना, भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराने से बालक में क्या होता है, उनकी यहाँ पे रुचि उत्पन्न होती है, जिससे क्या होता है बालक आसानी से सीख सकता है। 20वें का देखिए यहाँ पे दूसरा सही होगा, पूजा यादव जी का अवसर उपलब्ध कराना। और पूजा जी का फिर देखिए यहाँ पे दूसरा आया है। और यहाँ विनीता कुमारी जी का देखिए 21 का पहला आया है, जो कि होना चाहिए पहला, सापेक्ष होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे राइट आंसर देखिए अब आना शुरू हो गया है। 21 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, सापेक्ष होना चाहिए या फिर निरपेक्ष होना चाहिए। निरपेक्ष जो होता है देखिए नकारात्मक होता है, सापेक्ष यहाँ पे सकारात्मक होता है। तो देखिए विनीता कुमारी जी का पहला आंसर आ गया है यहाँ पे 21वें का पहला राइट आंसर निरपेक्ष होगा। और यहाँ पे देखिए गलत था, वही आपका सही भी होगा। यहाँ पे आरती पांडे जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है 21 का पहला जो सही है। छाया वर्मा जी का भी 21 का पहला आया है। और यहाँ पे वैष्णो जी का भी आया है 21 का पहला, जो कि सही राइट आंसर एकदम आया है आपका, एकदम राइट आंसर। विनीता कुमारी जी का भी देखिए यहाँ पे 21 का पहला आया है। और यहाँ पे आरती पांडे जी का भी 21 का पहला आया है, जो कि एकदम सही राइट आंसर है। और आज के 21 का उत्तर भी आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत की राष्ट्रीय भाषा है। यहाँ पे देखिए छाया वर्मा जी का यहाँ पे 21 का पहला आया है, जो कि सही है, एकदम राइट आंसर है 21 का यहाँ पे। और यहाँ पे वैष्णो जी का भी 21 का पहला आया है। छाया वर्मा जी का 21 में से 20 सही हुए। बहुत ही अच्छा आज का आपका कल का स्कोर रहा, जो कि बहुत ही अच्छे से आपने सॉल्व किया। सर मेरा राइट है, आपका सही है कि 21 का पहला होगा, आपका सही एकदम राइट है। और यहाँ पे पूजा यादव जी का 21 का यहाँ पे पहला आया है, इज राइट कहे हैं ये, इनका भी सही है। और राजू सिंह की यादव जी का भी यहाँ पे देखिए 21 का पहला आया है, जो कि सही है। और यहाँ पे अंकिता कुमारी जी का भाषा विकास यहाँ पे निरपेक्ष, इनका भी राइट आंसर पहला आया है। विनीता कुमारी जी का यहाँ पे 19 सही हुआ, 21 में से बहुत ही अच्छा आपका स्कोर रहा। और यहाँ पे देखिए वैष्णो वर्मा जी का भी आ गया है, 21 का पहला होगा, जबकि सही एकदम राइट आंसर इनका आया है। और आरती पांडे जी का यहाँ पे 20 सही हुआ है, 20 सही हुआ है, यानी स्कोर आपका बहुत ही अच्छा रहा है आज का। और यहाँ पे देखिए अंकिता कुमारी जी का भाषा प्रयोग यहाँ पे भाषा विकास में निरपेक्ष, यानी इनका एकदम राइट आंसर है। और विनीता कुमारी जी का देखिए 21 यानी 21 में से 19 सही हुआ। तो बहुत बहुत आज का आपका कल का स्कोर रहा। और आज के भी स्कोर आप ना बता दीजिएगा कितने लोगों का 55 में से कितने लोगों का कितना सही हुआ है। वैष्णो जी का भी यहाँ पे आया है कि 21 का पहला। और यहाँ पे आरती जी का 21 का, यहाँ पे 20 में से 21 सही हुए। और टारगेट पूर्ण हुआ, यानी देखिए यहाँ पे आरती जी कह रहे हैं कि आज का टारगेट सही हुआ, आपने 18 से ऊपर पहुँचाया है, आपका 20 सही हुआ है, तो बहुत ही अच्छा आपका रहा है। और वैष्णो जी का भी यहाँ पे देखिए 20 सही हुए हैं आज। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टारगेट पूरा किया, आप ऊपर चले गए, टारगेट से भी सुपर क्लास थी। यहाँ पे देखिए विनीता जी कुमारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की एक गलती हुआ था मेरा, यानी आपका एक गलती हुआ था अंकिता कुमारी जी, कोई बात नहीं, कम से कम उतना तो पहुंचा, आपने नज़दीक पहुंचा। और शेयर और लाइक जरूर करें, शेयर और लाइक जरूर करें आप लोग। टारगेट पूरा हुआ, सही है कि टारगेट आपका पूरा हुआ। कल वाला मेरा गलत था, सही है कि कल वाला आपका गलत था। और आज सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, धन्यवाद। आप ही लोगों के स्तर के बनाए गए। और यहाँ पे देखिए 21 का पहला आपका आया है निरपेक्ष, जो यहाँ पे निरर्थक शब्द है। और यहाँ पे देखिए आरती जी का आया है कि बहुत ही अच्छी क्लास थी, तो धन्यवाद आप लोगों के लिए। और आज की क्लास तो बड़ी थी, इसके भी बारे में बताइएगा। और 21 का देखिए यहाँ पे पहला सही है। और यहाँ पे विनीता कुमारी जी का, पूजा जी का भी यहाँ पे कही है कि बहुत ही अच्छी क्लास थी, धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए वैष्णो जी का आ गया है कि 21 में से 20 सही हुए हैं, बहुत ही अच्छी क्लास थी। मतलब आज की जो आपका स्कोर था बहुत ही अच्छा था। और सुपर क्लास सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, 20 सही हुए हैं आपका, तो बहुत बहुत अच्छे से। और यहाँ पे देखिए 21 का पहला सही हुआ है, इज राइट सुपर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका स्कोर जो था आप लोगों का बहुत ही अच्छा रहा। और विजय पांडे जी का देखिए स्कोर आ गया है। इन्होंने व्हाट्सएप पे कुछ वीडियो यहाँ पे मैराथन क्लास मांगे थे, तो इनको मैराथन क्लास के यहाँ पे वीडियो दे दिए गए हैं विजय पांडे जी को। और आपने डाउनलोड किया या नहीं किया उसे बता दीजिएगा, और उसे नोट करके नोट जरूर बताइएगा। जो आपको मैराथन क्लास आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे दिए गए हैं, पर्सनली आपने मांगा था तो आपको दे दिया गया है। और आगे बढ़ते हैं अपने स्कोर के साथ, देखते हैं वैष्णो जी का यहाँ पे 21 का पहला सही आया है। और 15 जी का भी देखिए यहाँ पे 21 का पहला आया है। और यहाँ पे देखिए इनका ऋतिक जी का भी कहें कि बहुत ही अच्छी क्लास थी, धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए विनीता कुमार आज सुपर क्लास थी, बहुत ही धन्यवाद आपको। और यहाँ पे गुलशन जी का भी आ गया है कि 21 का यहाँ पे पहला सही है। और बता दें कि विजय पांडे जी का भी यहाँ पे 21 का पहला आया है, और इनको भी
इनका भी स्कोर बहुत ही अच्छा रहा है। और आगे कुछ और बच्चे हैं, तो यहाँ पे देखिए 21 का इनका भी पूजा जी का भी आ गया है, 21 का पहला, और यहाँ पे इनका भी देखिए आया है। ये देखिए फिर से रिपीट हो गया है। तो बता दें कि आज की स्कोर नीचे दिए गए हैं, तीनों के स्कोर दिए गए हैं। और बता दें कि 21 का आप लोगों को बताना है कि 21 का राइट आंसर क्या होगा। 21 का राइट आंसर क्या होगा, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, इसे आप लोग जरूर बताइएगा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर बताते चलिएगा कि आज के स्कोर आप लोगों को कितने रहे और आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज की जो क्लास थी थोड़ी बहुत ही लंबी थी, लेकिन फिर भी आप लोगों को 3 टारगेट पूरा किया गया है। 3 टारगेटों का पूरा किया गया है यहाँ पे, बाल विकास, गणित और हिंदी शिक्षण, ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।